दोस्तों यूपीएससी सीएसई 2026 का नोटिफिकेशन कल रिलीज हो चुका है एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन हमें यहां पर कुछ मामलों पर ध्यान देना होगा क्योंकि यूपीएससी का ये जो नोटिफिकेशन है ना, कुछ चेंजेस के साथ आया है। उन चेंजेस की बात हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर इन चेंजेस को हम क्लब करके देखें ना, तो मान के चलो कि ये यूपीएससी इतिहास में अपने आप में बहुत बड़े चेंजेस कंसिडर किए जा रहे हैं। अब वो क्या-क्या हैं, उनको हम समझेंगे। देखो, एक तो एग्जाम को सिक्योर और स्मूथ मैनर में कंडक्ट कराने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड अपडेट है। दूसरा हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स की जो हमारी एग्जाम हो जाती है उसके बाद में आंसर की डिमांड को लेकर के बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी गए, फिर यूपीएससी को बहुत सारा बवाल मचा हुआ था। तो अल्टीमेटली अब यूपीएससी ने फाइनलाइज किया है। नॉट एक्सप्लिसिटली नोटिफिकेशन को जब पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में आपको अलग से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि अब की बार आंसर की एग्जाम के बाद में रिलीज होने का स्कोप बताया जा रहा है। फिर आ जाते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स। देखो, जो लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा, उन लोगों पर थोड़ी सी लगाम लगाने की कोशिश की है। जानेंगे क्या वो लगाम है और कैसे वो लगाम काम करेगी और वजह क्या है। देखो, शुरुआत करते हैं पहले फेस ऑथेंटिकेशन से। देखो, जब भी कोई कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है, अब जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप वहां पर अपनी बहुत सारी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है, अपनी फोटो भी डालेंगे, 10 दिन से ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए, वो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से पता होंगी। लेकिन क्या होता है कि फोटो डालने के बाद में जब एग्जाम देने कोई कैंडिडेट जाता है तो वहां पर कई बार फर्जीवाड़े देखे गए हैं। और जब से पूजा खेड़कर केस हाईलाइट हुआ है ना, तब से यूपीएससी बहुत ज्यादा अलर्ट है कि भाई इन मामलों में तो अब हमें हल्के में नहीं चलना है। अल्टीमेटली वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे सवाल उठते हैं तो ठीक नहीं होता, राइट? तो उस चीज को ध्यान रखते हुए फेस ऑथेंटिकेशन का जो प्रोविजन है वो क्या है कि आप एग्जाम देने जब जाएंगे ना, तो आपको वहां पर समय से पहुंच जाना है। आधे घंटे पहले तो आप पहुंचते ही हैं, थोड़ा और उससे पहले पहुंच जाएं। फिर वहां पर आपका फेस स्कैन किया जाएगा। मतलब यूं मानो कि प्रॉपरली आप जैसे फॉर्म फिल करते हो तो आपसे उसी टाइम पर इमीडिएटली फोटो ली जाती है ना? वैसे ही आपका वहां पर उस फोटो से वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो अब कंपलसरी कर दिया है। वैसे यूपीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इस चीज को एप्लीकेबल बना दिया है, तो ऐसे में सीएससी के लिए ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के टाइम पर आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दैट इज रिलेटेड टू ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। होता क्या है इस क्यूपीआर में कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन पे डाउट आता है तो हम सीधी बात है कि जो भी डाउट है हमारा उस डाउट को सीधा रेज कर सकते हैं। अब रेज करने का तरीका क्या था? पहले तो केवल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ही ये सारा मामला होता था, लेकिन अब की बार एक चीज यहां पर मेंशन की है। द कमीशन विल प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी to the appeared candidates to make representation to the commission on the question asked in the paper of the examination and on answer key of the question paper। particularly बात हो रही है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसका मतलब हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। तो आप क्या नोटिस करोगे कि प्रीलिम्स में हमारे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो आप क्या करते थे अभी तक कि यूपीएससी की वेबसाइट पे गए, ठीक है, upsconline.nic.in पे, और वहां पर आपके जो भी क्वेश्चंस को लेकर के कंसर्न्स थे वो आप वहां पर रेज कर देते थे। अब यूपीएससी ने एडिशनल काम क्या कर दिया कि अब वहां पर आंसर की भी बात कर दी है। इसका मतलब यहां पर यह है कि अब की बार ये एक्सप्लिसिटली तो लिखा हुआ नहीं कि आंसर की यूपीएससी रिलीज करेगी, लेकिन इस स्टेटमेंट से क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे ही आप एग्जाम देके निकलोगे उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की रिलीज होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है, 3 दिन के लगभग। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखो कि आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो किसी भी क्वेश्चन और किसी भी आंसर को लेकर के, आंसर की के बेसिस पे। वो क्या है, 5 दिन से लेकर के और 7वें दिन के शाम 6 बजे तक। इसका मतलब ये हो गया कि आप सिंपल सी बात ये देखो कि 24 मई को आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो 25, 26, 27, 27 मई तक आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 27 से 28 तक। फिर 27 को तीसरा दिन, 28 और 29 को आपका हो जाएगा चौथा और पांचवा दिन। फिर उसके बाद में आपके पास में 2 दिन का विंडो रहेगा। 5वें दिन से लेकर के 5वां दिन जो रहेगा एग्जाम के बाद में वो छठा दिन, और 7वें दिन के शाम को 6 बजे तक आप जो भी क्वेश्चन को लेकर के, जो भी आंसर को लेकर के, आंसर की का नाम दिया है साफ साफ ध्यान रखना,
तो जो भी आपको डाउट आए तो यहां पर इस वेबसाइट पे जाके आप अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, केवल इसी पोर्टल पर आपको अपने क्वेश्चन रेज करने हैं। आप ईमेल करो, पोस्ट के बेसिस पे करो, उन पे कोई एक तरीके से एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ये गलती ना करें, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि वेलकमिंग होनी चाहिए, हमें वेलकम करना चाहिए। फिर बात आती है रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटेम्प्ट्स। देखो, जो लोग पहले से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या फिर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं, तो ध्यान रखें उन लोगों की तो अटेम्प्ट्स मोर और लेस वहीं खत्म हो जाते हैं। अगर वो सर्विस में रहते हुए अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके बाद में आईएएस और आईएफओएस के बाद में तो आपके पास में इतना स्कोप है नहीं, राइट। तो मोर और लेस यूपीएससी ने आपकी जो भी अटेम्प्ट्स है उन पे बाड़ लगा रखा है। मान लो आप कार्डर चेंज करने के लिए अटेम्प्ट देना चाहो तो आपको रिजाइन करके ही फिर देना पड़ता है, अगर आईएएस और आईएफओएस की बात करें, ठीक है। मान लो आपको होम कार्डर नहीं मिला या फिर नियर बाई एरिया में नहीं गया, आपने कहीं नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में आपको अलोकेट कर दी गई जगह, तो ऐसे में आपको चैलेंज हो सकता है। बट ध्यान रखें आईएएस और आईएफओएस इनके पास में कोई अटेम्प्ट का स्कोप नहीं है जब तक वो सर्विस में, हाँ ले सकते हैं रिजाइन करके, ये पहले से चलता आ रहा था। लेकिन नया क्या है वो देखने वाली बात है। अब क्या कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझना, जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए भी सेलेक्ट हो रहे हैं, प्लस ग्रुप ए की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ग्रुप ए की कैटेगरी में जॉब्स आती हैं, उनकी जो 15 सर्विसेज है, उनके कैंडिडेट्स को, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और वो रेस्ट्रिक्शन सिंपल सी अगर बात करूं तो इसको हम यहां से देख सकते हैं कि आप एक बार के लिए एग्जाम्शन लेकर के अपनी सर्विसेज में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। सिंपल शब्दों में बताऊं, मान लो कि आप आईपीएस बन गए और आप चाहते थे कि मुझे कैसे भी करके आंध्र प्रदेश मिल जाए, मान लो, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई रीजन, लेकिन आपको अलोकेट हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से कोई सा एक। अब क्या है कि आप चाहोगे कि यार आईपीएस तो हुई, फॉर्म फिल करने का स्कोप मिले तो मैं फॉर्म फिल करके अपग्रेड कर लूं, या तो कार्डर चेंज हो या फिर आईएएस मिल जाए, सिंपल सी बात है। लेकिन होता क्या है कि जब आईपीएस के अलावा 15 ग्रुप ए कैटेगरी के जो भी सर्विसेज हैं, उनमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होता है ना, उनकी जब ट्रेनिंग चल रही होती है, उनका फाउंडेशन कोर्स और ये सारा चल रहा होता है, तो वहां पर क्या प्रोविजन है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि जनरली उन लीव्स के लिए अप्लाई करके फिर कैंडिडेट प्रिपरेशन में लग जाते हैं अपने फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए। इसमें क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए थे, वो एक्चुअल में ट्रेनिंग के टाइम पर नंबर्स रिड्यूस हो गए, और ये चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ा बन रहा है। इसलिए क्या डिसाइड किया कि जी आईपीएस ऑफिसर और 15 ग्रुप ए की जो सर्विसेज हैं, इन पर भी अब हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी है। रेस्ट्रिक्शन कंप्लीट नहीं है जैसे आईएएस और आईएफओएस में, यहां पर सिंपल है कि इनसे बिलोंग करने वाले जो भी कैंडिडेट्स अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करना या फिर आप तरीके से रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज को, तो उनको करना क्या है कि जहां पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां की जो एलिजिबल अथॉरिटी है, मतलब अब एक प्रॉपर अथॉरिटी होगी, आपकी जो एकेडमी होगी, वहां से आपको अप्रूवल लेना है, और अप्रूवल लेकर के आप अपकमिंग जो भी आपके अटेम्प्ट्स हैं उनमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। समझ गए आप, उनका एक आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि उस एक अटेम्प्ट में अप्रूवल पहले लो, फिर एक अटेम्प्ट दो, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पास में सर्विस चॉइस के लिए स्कोप निकला तो ठीक, अदरवाइज आपको फिर बाद में जो चल रहा है उसी पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आप सोचो कि पहले अटेम्प्ट में तो मैं चाह रहा था या चाह रही थी, वो काम नहीं हुआ, तो क्या किया जाए? फिर तरीका है रिजाइन करो और फिर एग्जाम के लिए तैयारी करो। इससे क्या होगा कि जो नंबर डिसाइड होते हैं कि भाई कितनी वैकेंसीज हमें निकालनी है, जैसे कि 2026 के लिए 933 वैकेंसीज निकली हैं, तो ऐसे में इतनी वैकेंसीज निकलेंगी, अलग अलग सर्विसेज में एलोकेशन होगा, तो वहां पर गवर्नमेंट जो आउटपुट चाहती है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा था, तो उस पर ये काम किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर पूरी कैलकुलेशन देखें ना, तो यहां इन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में हमें ये समझ में आ गया कि देखो जी, एक तो एग्जाम को सिक्योर और स्मूथ बनाए रखना है, दूसरा अटेम्प्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाना जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं या फिर जो सीट अलोकेट प्रीवियस वैकेंसीज में की गई थी उनमें कमी ना आ जाए, और तीसरा प्रीलिम्स को लेकर के जो सवाल थे कि प्रीलिम्स की आंसर की तो आती है तो बहुत लेट आती है, मार्क्स भी अगर आते हैं तो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद में, जैसे अभी अप्रैल तक, अभी तो इंटरव्यूज चल रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो, राइट, और रिजल्ट आएगा अप्रैल के लास्ट वीक में, और वहां जाकर के रिजल्ट के साथ के बाद में फिर प्रीलिम्स के मार्क्स आते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। फिर कोई
अगर इंप्रूव भी करना चाहे अपनी परफॉर्मेंस को, वो नहीं कर पाता, कहीं पे कोई क्वेश्चन की वजह से कहीं अटक रहा है मामला, तो उसको चैलेंज करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए यूपीएससी की तरफ से ये अपने आप में नए नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं, और ये वाकई में कहते हैं ना कि पॉजिटिव आउटकम देंगे विद द टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सेशन ठीक लगा होगा। थैंक यू।